आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है पाषाण युग। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का सिलेबस देखा था। हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक देखे थे कि किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए था। उसमें से एक टॉपिक था पाषाण काल। तो आज हम उसी टॉपिक की यानी कि पाषाण काल की चर्चा करने वाले हैं। उसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं वर्तमान काल के लिए और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं, उन्हीं सब की बात करेंगे। तो उस पाषाण काल के बारे में टॉपिक स्टार्ट करने के से पहले कुछ एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं इतिहास के संबंध में। जैसे कि काल, जो पूरा इतिहास का टाइम पीरियड है उसे 3 कालों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह टाइम पीरियड होता है जिसमें मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो लिखने का ज्ञान था वो नहीं था। जब लिखने का ज्ञान ना होगा तो पढ़ने का ज्ञान तो होने की संभावना है ही नहीं है। तो इस काल में मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल वह टाइम पीरियड कहलाता है कि जिसमें लिखने का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। लिख तो लेता था मानव, लेकिन आज तक जो उस मानव ने लिखा है आद्य ऐतिहासिक टाइम में, आज के मानव ने उस लिखी हुई लिपि को नहीं पढ़ पाया है। तो इस पीरियड में जो कुछ लिखा गया है वो पढ़ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल, इसमें जो कुछ लिखा गया उसके साथ साथ उसे पढ़ा भी गया। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें प्रागैतिहासिक काल में, तो इसमें जो आता है वो पाषाण काल आता है। पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल के मानव को लिखने का ना ही तो ज्ञान था और ना ही पढ़ने का ज्ञान था। आद्य ऐतिहासिक काल में जो आता है उदाहरण वो सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता, इस टाइम पीरियड में मानव ने लिखा तो, लेकिन आज तक उस लिखावट को किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ा नहीं गया है। तो लिखने का ज्ञान तो था उस समय, लेकिन किसी द्वारा अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जिस टाइम पे मानव ने लिखना भी सीख लिया और जो उसके द्वारा लिखा गया उसे आज पढ़ा भी जा सकता है। तो इस तरीके से 3 पीरियड हो गए। प्रागैतिहासिक काल, कुछ भी लिखा नहीं गया, लिखने का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखने का ज्ञान था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल, लिखा गया और पढ़ा भी गया है उसे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है मानव का उद्भव। मानव उद्भव, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, किस तरीके से उसने काम किया, वो देख लेते हैं कुछ बिंदुओं के अंतर्गत। जो प्रथम मानव था वो ऑस्ट्रलोपिथेकस था। जो प्रथम मानव था वो ऑस्ट्रलोपिथेकस था। द्वितीय मानव था वो होमो हैबिलस था। जो थर्ड था होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस। फोर्थ था होमो सेपियंस। फिफ्थ था होमो सेपियंस सेपियंस। 4 श्रेणियों में मानव का विकास हुआ है। जो ऑस्ट्रलोपिथेकस था उसे होमिनिड कहा जाता है या प्रोटो मानव कहा जाता है या
आद्य मानव कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसे होमिनिड कहा जाता है, प्रोटो मानव कहा जाता है या आद्य मानव कहा जाता है। होमोनिड का मतलब होता है पूर्व मानव। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रथम मानव है जिसे बंदर की श्रेणी में रखा जाता है। बंदर जैसा प्रतीत होता था, जिसे पूर्व मानव कहते हैं, होमिनिड कहते हैं, प्रोटो मानव कहते हैं या आद्य मानव, प्रारंभिक मानव कहते हैं। होमो हैबिलिस का मतलब होता है हाथ वाला मानव, हाथ वाला मानव, यानी कि कारीगर मानव भी कहते हैं। जो होमो इरेक्टस है इसके बारे में कहा जाता है कि जो हैंडेक्स है, हस्त कुठार, इसे क्या कहते हैं, हस्त कुठार, जो औजार बनाया था हैंडेक्स या हस्त कुठार, वो होमो इरेक्टस द्वारा बनाया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इसने ही सबसे पहले आग की खोज की। तो आग की खोज और हैंडेक्स का निर्माण करने वाला जो मानव था वो होमो इरेक्टस था। जो होमो सेपियंस है उसे बुद्धिजीवी मानव बोलते हैं या बुद्धिमान मानव बोलते हैं। और जो होमी सेपियंस है इसे आधुनिक मानव बोलते हैं। इस तरीके से 5 स्टेप हो गए, स्टेज हो गए मानव के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस। इनके थोड़ी थोड़ी विशेषताएं वो हमने सामने लिख दी हैं, तो इन्हें समझना। इसके बाद भारत में जो मानव का उद्भव है, भारत में मानव का उद्भव है, जो भारत में मानव के उद्भव के साक्ष्य मिलते हैं वो हथनौरा में पाए गए हैं। हथनौरा कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी की घाटी में। यहाँ पर होमो इरेक्टस के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये हो गया विश्व में मानव का विकास, और भारत में इसके साक्ष्य हथनौरा या नर्मदा नदी की घाटी में होमो इरेक्टस नामक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें से ये ध्यान रखना, हथनौरा किस मानव के साक्ष्य मिलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हथनौरा जरूर याद रखना। कुछ इनिशियल पॉइंटों को देखने के बाद अब हम अपने मूल पॉइंट पर चलते हैं, पाषाण काल पर, कि पाषाण काल को कैसे पढ़ें। पाषाण काल, पाषाण काल या इसे बोलते हैं प्रस्तर युग। चूँकि पूरे काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया, इस कारण इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और पाषाण काल के जो 3 भाग हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है औजारों के आधार पर। औजारों के आधार पर इसे 3 भागों में, इसे जो है 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, औजारों के आधार पर। पाषाण काल किस लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पाषाण काल जो है वर्तमान स्थिति से क्या साम्यता रखता है, उसका कनेक्टिविटी वर्तमान काल से क्या है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि क्या किस काल में कौन कौन से स्पेशल चेंजेस आए हैं, स्पेशल परिवर्तन आए हैं, जिसके कारण उस काल को याद किया जाता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो वर्तमान काल से क्या कनेक्टिविटी है, और दूसरा उस काल में क्या इंपॉर्टेंट चेंज आए हैं जिसके कारण हम उस टाइम पीरियड को याद रखते हैं। तो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 5 लाख BC से 1000 BC तक। BC का मतलब पहले ही बता चुके थे, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 5 लाख BC से 1000 BC तक। पहले हम समझ लेते हैं कि पाषाण काल को किस तरीके से पढ़ेंगे।
हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसको कैसे पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर समझाते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसे कैसे पढ़ेंगे, किस किस पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे। पाषाण काल को जो पढ़ेंगे उसे 3 भाग होते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड बताया था 5 लाख BC से 1000 BC। इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से 10,000 BC। इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6,000 BC। और इसका जो टाइम पीरियड है 6,000 BC से 1,000 BC। इनको जो पढ़ने का तरीका है तो सबसे पहले हम तीनों कालों के औजार पढ़ेंगे, किस काल में किस तरीके से औजारों का प्रयोग किया गया। इसके बाद तीनों कालों का हम भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। और थर्ड में हम जो पढ़ेंगे वो है जीवन यापन प्लस संस्कृति, इसकी बात करेंगे। तो हम 3 भागों में पढ़ेंगे, कौन कौन से औजार पाए जाते हैं, किस काल में कौन कौन से औजार पाए गए। सेकंड, भौगोलिक विस्तार क्या है, किस काल में कहाँ से किस चीज़ के बारे में कौन से साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में देखेंगे। और उस काल के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे, क्या उनकी संस्कृति थी, इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो एक एक करके उनके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। एक हो गया मध्य पुरापाषाण काल, और एक हो गया उच्च पुरापाषाण काल। 3 भागों में बांट दिया। इसमें सन इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। जो अभी तक सन बताए 5 लाख BC से 10,000 BC या फिर 10,000, 6,000 से 1,000, ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो या तो औजार है या जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या थोड़ी बहुत संस्कृति, किसमें इम्पोर्टेंट भाग रखती है। तो प्राचीन इतिहास में चूँकि सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है और सन भी थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, कई किताबों में सन में डिफरेंस पाया जाएगा, तो सन की इतनी टेंशन मत लेना। सन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में इतना वेरिएशन नहीं रहता है, उसमें सन एकदम से फिक्स रहते हैं। तो टेंशन लेना नहीं सन के बारे में कि सन ने ऐसा बताया और किताबों में ऐसा लिखा है, लगभग वही टाइम पीरियड रहता है। क्योंकि पाषाण काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल आपको पता ही है कि इसमें लिखने का ज्ञान नहीं था। तो इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जो खोदने से जो साक्ष्य पाए गए हैं उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, ना कि किसी लिखावट को पढ़कर हम उसके बारे में इतिहास लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल में किस तरीके से औजार प्रयोग किए जाते थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में हैंड एक्स का प्रयोग किया जाता था।
हैंड एक्स, पेबुल, चॉपर और चॉपिंग, इन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ये सब के सब जो थे वो पत्थर के बने रहते थे और मूल पत्थर के बने रहते थे। इसमें कोई भी पत्थर को परिष्कृत नहीं किया गया था, मूल पत्थर के बने हुए थे। जो मध्य पुरापाषाण काल में यूज किए गए वो ब्लेड थे और स्क्रैपर थे। इस काल की एक विशेषता थी कि जो भी औजार बनाए गए थे वो पत्थर की पपड़ी से बनाए गए थे। पत्थर की पपड़ी से, ये जरूर ध्यान रखना। जो भी औजार बनाए गए थे पत्थर की पपड़ी से बनाए गए थे। एक जगह बहुत सारे औजारों का उल्लेख मिलता है, इसलिए उसे कह देते हैं बाटिकास्म पत्थरों का उद्योग प्रचलित था। बाटिकास्म में पत्थर वो होते हैं कि जो पत्थर होते हैं उनको गोलाई के आकार में उसका निर्माण किया जाता था, उसको बना लिया जाता था, इसलिए इसे बाटिकास्म पत्थरों का उद्योग कहा जाता है। जो पुरापाषाण काल में हैं, इस काल की जो पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता है, उच्च पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं। जो उच्च पुरापाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है वह है इस काल में जो होमोसेपियंस नामक मानव का उद्भव हो गया था। इस काल में होमोसेपियंस मानव का उद्भव हो चुका था। और दूसरी विशेषता है नए चकमक पत्थरों का विकास। दो चीज़ें हैं, एक तो होमोसेपियंस आ गए थे इस समय में, जो मानव का जो बुद्धिमान मानव कहे जाते हैं वो इस काल में आ गए थे, और नए चकमक पत्थरों का उद्योग भी विकसित हो गया था। और इसमें जो मुख्यतः यूज किए जाते थे औजार वो ब्लेड प्लस व्यूरेंस थे। अधिकतर जो औजार थे या तो पत्थर के थे या फिर हड्डी के बने हुए थे। तो तीनों जो पुरापाषाण काल की जो तीन अवस्थाएं हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इनमें किस किस तरीके के औजारों का प्रयोग किया गया था वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि जो पुरापाषाण काल है, अभी पुरापाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, जो पुरापाषाण काल है औजार हमने देख ही लिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार इसका कहाँ कहाँ था। जो पाषाण काल में भौगोलिक विस्तार पाया जाता है वो है पाकिस्तान की सोवन नदी घाटी, बहुत इम्पोर्टेंट है, सोवन नदी घाटी। यूपी की बेलन नदी घाटी। एमपी की नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी में जो भीमबेटका है बहुत इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका है विंध्याचल रेंज पर, जो विंध्या पर्वत है उस पर स्थित है भीमबेटका। भोपाल के पास है, 40-45 किलोमीटर दूर भीमबेटका है। तो पाकिस्तान में सोवन नदी घाटी, यूपी में बेलन नदी घाटी और एमपी में नर्मदा नदी घाटी। इसके अलावा ये तीन तो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो अन्य स्थल से साक्ष्य पाए गए हैं, तो गुजरात का टिब्बो नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं। और महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु में मद्रास वाला एरिया। तो जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो पाकिस्तान की सोवन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एमपी की, जहाँ पे भीमबेटका इम्पोर्टेंट है, गुजरात का टिब्बो नामक शहर, महाराष्ट्र की प्रवरा नदी घाटी और तमिलनाडु में मद्रास। इन जगहों से पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। अब जीवन यापन या संस्कृति देखते हैं। जीवन यापन
प्लस संस्कृति। तो इसमें जो ध्यान रखना है, इस काल के जो मानव थे वो आखेटक प्रवृत्ति के थे। आखेटक मतलब शिकार करते थे। आखेटक प्रवृत्ति थे, शिकार करते थे, शिकार करके अपनी भोजन की व्यवस्था किया करते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण घटना हुई, आग की खोज की। आग की खोज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। आग की खोज की घटना प्रमुख थी, क्योंकि आग की खोज इस काल में हो चुकी थी, लेकिन प्रॉपर उसका यूज करना इस समय का मानव नहीं सीख पाया था। मध्य पाषाण काल में आग की खोज का सदुपयोग करना सीख पाया। फिर इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि आखेटक था, शिकार के आधार पर अपना भोजन किया करता था। तो सिंपल सी बात है, जब कोई मानव आखेटक होगा या शिकार की प्रवृत्ति पे होगा तो स्थायी आवास नहीं होगा। स्थायी आवास नहीं होगा। इस समय कोई स्थायी आवास नहीं था। हिमयुग का टाइम था। टाइम किसका था? हिमयुग था। कच्चा भोजन करते थे, जो शिकार करते थे वो कच्चा ही खा जाते थे। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो चित्रकला है। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट विशेषताएं रखते हैं। एक तो आखेटक प्रवृत्ति का था, दूसरा चित्रकला और थर्ड आग की खोज। इन 3 पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखना। ये प्रापाषाण काल में इनके ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आखेटक था, आग की खोज की गई थी, और चित्रकला। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं ये भी देख लेना। चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका में मिलते हैं। भीमबेटका जो गुफाएं हैं, शैलाश्रय कहते हैं जिन्हें, शैलाश्रय कहते हैं, जहाँ पर ये लोग संरक्षण लेते थे, थोड़ा बहुत रुकते थे। तो प्रापाषाण काल में भीमबेटका में कुछ चित्र मिले हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल में चूँकि गुफाओं में रहने लगे थे तो मध्य पाषाण कालीन अधिक चित्र पाए जाते हैं, जो अभी तक 1200 साल हो गए हैं उन चित्रों को 1200 साल। 1200 साल के बाद भी वह चित्र ज्यों के त्यों हैं। मतलब जिन रंगों का इसमें प्रयोग किया गया था, जिस तरीके से बनाया गया था, वो आज भी वैसे ही लगते हैं। उन चित्रों में कोई भी ह्रास नहीं हुआ है। तो चित्रों की गुणवत्ता देख सकते हैं। जब तब पाषाण काल में इतना विकास नहीं हुआ था रंगों का, इतना उन्हें ज्ञान नहीं था, फिर भी चित्रों की क्वालिटी बहुत शानदार है। तो इस काल के जो चित्र हैं, प्रापाषाण काल के चित्र हैं या मध्य पाषाण काल के चित्र हैं, उन चित्रों की क्वालिटी, उन चित्रों की विशेषता, उन चित्रों की संस्कृति और उन चित्रों की उस समय की जीवन शैली से क्या संबंध रखता है, और आधुनिक चित्र जो बहुत सारे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, राजा रवि वर्मा हुआ, अविंद्रनाथ टैगोर हुए, ये बड़े बड़े नाम हैं चित्रकला कला के क्षेत्र में, उनके चित्रों और आज की कला शैली से तुलनात्मक अध्ययन हम लोग सोच सकते हैं कि वर्तमान चित्र प्राचीन चित्रों से किस तरीके से अलग है, और वो क्या चीज़ है जो प्राचीन काल के चित्रों में नहीं थी, अभी है, और वो क्या चीज़ है जो प्राचीन काल के चित्रों में थी लेकिन अभी नहीं है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं वर्तमान काल से। तो इसमें हमने देख लिया, औजार देख लिए, भौगोलिक विस्तार देख लिया, और जीवन यापन संस्कृति देख ली। तो प्रापाषाण काल का एक पॉइंट खत्म हो गया है। सेकंड टाइप है मध्य पाषाण काल, उसे देख लेते हैं। जो सेकंड टाइप है वो मध्य पाषाण काल। इसको भी 3 वेरिएशन में पढ़ेंगे। एक तो औजार, विस्तार एंड जीवन यापन या संस्कृति। तो जो औजार पाए गए वो उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी और राजस्थान में पाए गए। यूपी में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो चौपानी मांडो, सरायन हर राय, महदहा और दमदमा।
ये क्षेत्र यूपी में पाए गए, या यूपी में इन जगहों से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। जो एमपी से मिले हैं, एक तो आप जानते ही हैं भीमबेटका, दूसरा आदमगढ़। राजस्थान का एक क्षेत्र है जो बहुत फेमस है मध्य पाषाणकालीन में, बागौर। जो चौपानी मांडो से जो साक्ष्य मिले हैं, जो चौपानी मांडो से साक्ष्य मिले हैं वो झोपड़ी के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो में क्या थी, यहाँ लिख देते हैं। चौपानी मांडो में जो साक्ष्य मिले हैं वो झोपड़ी के मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। सराय हर्राय में जो साक्ष्य मिले हैं वो हत्या के साक्ष्य मिले हैं। मैदहा और दमदमा में जो साक्ष्य मिले हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। जो साक्ष्य मिले हैं वो अधजली हड्डियों के मिले हैं, अधजली हड्डियों के मिले हैं, युग्म समाधान के मिले हैं, युग्म समाधान के मिले हैं। सावधान मतलब शरीर को दफनाना, शव को दफनाना, और सिलवट्टे के साक्ष्य मिले हैं। मैदहा और दमदमा में अधजली हड्डियों, युग्म समाधान और सिलवट्टे के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका और आदमगढ़ में जो साक्ष्य मिले हैं वो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर में जो साक्ष्य मिले हैं वो भी पशुपालन के ही साक्ष्य मिले हैं। इसकी एक और विशेषता थी जो थी सूक्ष्म पाषाण फलक, सूक्ष्म पाषाण फलक उद्योग। सॉरी, इसमें औजारों की बात करना था लेकिन हमने भौगोलिक विस्तार की बात कर ली, तो इसे समझ लेना, ये जो है भौगोलिक विस्तार है। औजार हम थोड़ी देर बाद इसके बाद बता देंगे। तो जो इसका भौगोलिक विस्तार है वो 3 जगह पाया गया, यूपी, एमपी और राजस्थान। यूपी में चौपानी मांडो, जहाँ झोपड़ी के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। सराय हर्राय में हत्या के साक्ष्य मिले हैं। मैदहा और दमदमा में भी अधजली हड्डियों, युग्म समाधान और सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। जबकि एमपी के भीमबेटका, आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कौन पहला है ये पता नहीं है। कौन पहला है ये किसी भी शोध में क्लियर नहीं किया गया कि किस जगह साक्ष्य पशुपालन के बहुत पहले मिले हैं। तो दोनों ही लगभग इक्वल मान सकते हैं, भीमबेटका, आदमगढ़ और बागौर। तो इस काल में लोग पशुपालन करने लगे थे। इस काल में लोग झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। इस काल में लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज करने लगे थे। पिछले काल में ये सब नहीं करते थे, झोपड़ी नहीं थी, चूँकि वो आवारा घूमते थे, शिकार की तरह, पशुओं की तरह आवारा घूमते थे। कोई स्थायी आवास नहीं था। इस समय स्थायी आवास हो गया है। मिट्टी के बर्तनों का भी यूज करने लगे हैं। औजार देख लेते हैं। औजार कौन से यूज करते थे। जो औजार यूज करते थे वो माइक्रोलिथ, इसमें एक वर्ड होता है इंग्लिश के लिए, माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे। इसे बोलते हैं सूक्ष्म पाषाण औजार। इनका प्रयोग किया जाता। पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो पाषाणकालीन औजार थे। मूल पत्थरों से बनाए जाते थे, जिसे कोर कहते हैं। मूल पत्थर से बनाए जाते थे, फ्लैग बोलते हैं। इस काल में जो औजार हो गए वो सूक्ष्म हो गए। इसकी एक विशेषता है मध्य पाषाण काल की कि इस काल में औजार क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए। जो औजार का प्रयोग करते थे वो ब्लेड प्लस ब्यूरेंस का प्रयोग करते थे। यदि आपको ब्लेड या ब्यूरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है क्या, तो गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं ब्लेड किस टाइप के होते थे, ब्यूरेंस किस टाइप के होते थे। क्योंकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी नहीं रखता है कि हमें समझना चाहिए कि ब्लेड और ब्यूरेंस क्या है, कैसे दिखते हैं। चूँकि हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इस तरीके से औजार होते थे।
यदि इतना भी ध्यान ना रख सको तो बस इतना सा ध्यान रखना कि पुराक पाषाणकालीन जो औजार थे वो मूल पत्थर के हुआ करते थे। जैसा पत्थर था उन्हें वैसा ही औजार बना लिया जाता था। लेकिन जो मध्य पाषाणकालीन टाइम पीरियड आया उसमें जो पत्थर हुआ करते थे उन पत्थरों को सूक्ष्म किया गया और उनके आधार पर फिर औजारों का निर्माण किया गया और उन औजारों का फिर प्रयोग किया गया। तो इस समय जो औजार थे वो सूक्ष्म हो गए जिन्हें यूज करना पहले के टाइम पीरियड से आसान था। और इसके बाद हम बता ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ से पाए गए, चौपानी मांडव, सराहन राय, बाकी भीमबेटका वगैरह से पाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जीवन यापन या संस्कृति किस तरह की थी। जीवन यापन संस्कृति में देखते हैं इसमें जो मुख्य जो परिवर्तन आया वो जो मानव था वो संग्राहक हो गया। पुरापाषाण कालीन में मानव कैसा था, आखेटक था, शिकार के आधार पर अपना जीवन चलाता था। लेकिन इसमें मानव क्या हो गया, संग्राहक हो गया। अब वो खाद्य वस्तुओं को इकट्ठा भी करने लगा है। जो उसे लगता है कि हम ये चीज़ खा सकते हैं, इससे हमारा पेट भर सकता है, वो चीज़ क्या करने लगा, इकट्ठा करने लगा। पालतू पशु बनाए यानी कि पशु पालन करने लगा। हमने ऊपर देखा था कि कहाँ गया, पशुपालन के साक्ष्य मिले इस समय। बागौर में जो है, राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस समय क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा। और जो सबसे पहले पशु को अपना पालतू पशु बनाया वो कुत्ता था। कुत्ता को उसने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया। इस काल में आवास भी है। हमने देखा था कि चौपानी मांडव में झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस समय का मानव है वो स्थायी आवास में रहने लगा है। चूँकि संग्राहक हो चुका था, संग्राह का मतलब इकट्ठा करने वाला, खाद्य वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला, तो उसे मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो इस काल में मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होना प्रारंभ हो गया। जब संग्रह हो गया तो खाद्य वस्तुओं के इकट्ठा करने के कारण हत्या के मामले बढ़ गए। इसलिए सराहन राय में जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ हत्या हुई होगी। तो हत्या के साक्ष्य इस तरीके से माने गए हैं। अजली हड्डियाँ भी मिली हैं, सिलवट्टी में मिले हैं और बहुत सारे युग्म समाधान में मिले हैं। एक साथ कई युग्मों को दफनाया गया। तो इस समय जो भोजन था वो क्या करते थे, पकाकर खाते थे। तो इसका पता ही है कि आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी। तो इसका यूज अब उचित तरीके से इस समय करने लगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पाषाण काल का तीसरा भाग, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को भी उसी भागों में विभाजित कर लेते हैं। औजार देखेंगे, विस्तार देखेंगे, भौगोलिक विस्तार और विशेषताएं, मतलब जीवन यापन या संस्कृति देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। तो किन औजारों का प्रयोग किया गया, इसमें जो औजारों की विशेषता थी वो पॉलिश्ड औजारों का प्रयोग किया गया। पुरापाषाण काल में मूल औजार, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजार माइक्रोलिथ, इसमें नवपाषाण काल में पॉलिश्ड औजार। जो औजार थे वो कुल्हाड़ी और बसूला था। इसका पता किसे चलता है, फिगरेंस से पता चलता है। फिगरेंस से पता चलता है कि इस काल के लोग कुल्हाड़ी और बसूला का प्रयोग करते थे। फिगरेंस क्या है, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं फिगरेंस, जिससे पता चलता है कि इस काल के लोग कुल्हाड़ी या बसूलों का प्रयोग करते थे। ये तो हो गया औजारों की बात। अब विस्तार की बात करते हैं। नवपाषाण काल के विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस क्षेत्र में पाया गया है। तो विस्तार में यहाँ बना लेते हैं। विस्तार में सबसे पहले है पाकिस्तान, दूसरा है कश्मीर, थर्ड है यूपी,
उत्तर बिहार और दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों में पाए गए हैं इसके साक्ष्य। जो पाकिस्तान का है, जो एक स्थान है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है मेहरगढ़, इसे ज़रूर ध्यान रखना। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। जो मेहरगढ़ पड़ता है वो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ पर जो कोची का मैदान है वहीं पर मेहरगढ़ पड़ता है, और कोची के मैदान को ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं आज के समय में। ब्रेड बास्केट है ये स्थान, ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है कोची का स्थान। मतलब इसका ब्रेड बास्केट का मतलब ये होता है कि अधिकतर खाद्यान्न की आपूर्ति यहीं से होती है। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पड़ता है, और इसमें ही, मेहरगढ़ में ही सर्वप्रथम क्या पाए गए, कृषि के साक्ष्य पाए गए। जो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य पाए गए वो मेहरगढ़ से पाए गए, लगभग 7000 BC के आसपास जो साक्ष्य पाए गए। कृषि में भी जो साक्ष्य पाए गए वो किसके साक्ष्य थे, गेहूँ प्लस जौ प्लस कपास। इन्हें हमने एक, दूसरा, तीसरा क्रम से लिखा है। जो सबसे पहले फसल के साक्ष्य पाए गए वो गेहूँ और जौ के थे। गेहूँ पहला, दूसरा जौ और थर्ड कपास। 3 साक्ष्य पाए गए यहाँ से, गेहूँ जौ कपास के। यदि पूछा जाए कि प्रथम साक्ष्य कौन सा था तो गेहूँ, दूसरा कौन सा था जौ, तीसरा कौन सा था कपास। इनके संबंध में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। भारत में भी कृषि के साक्ष्य पाए गए, जो कि पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। तो भारत में भी कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। जो कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं वो लहुरा देव में पाए गए हैं भारत में। यूपी, जो यूपी में लहुरा देव क्षेत्र है वहाँ पर कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, यूपी में, भारत में लहुरा देव और पाकिस्तान में मेहरगढ़, 2 पॉइंटों को याद रखना। कश्मीर में 2 स्थान मुख्य हैं, एक तो है गुफ कराल और दूसरा है बुर्ज होम। जो गुफ कराल है वहाँ पर 100 दफन के एक स्पेशल साक्ष्य पाया गया है कि वहाँ पर जो 100 दफन किया गया है उसमें कुत्ता प्लस मानव का 100 एक साथ दफन किया गया है गुफ कराल में। जो बुर्ज होम है, जो जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है गरता आवास। तलघरे में यहाँ के लोग रहा करते थे, जमीन के अंदर रहा करते थे, गर्तावास बने हुए थे। तो ये जो गर्तावास पाए गए हैं वो झील के किनारे पाए गए हैं, और ये लोग अपना जो जीवन यापन करते थे वो शिकार और मछली के आधार पर ही अपना भोजन की आपूर्ति किया करते थे। बुर्ज होम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भुर्ज का वृक्ष। बुर्ज का वृक्ष बुर्ज होम का जो मतलब होता है। और बुर्ज होम एक स्थान है जिसका अर्थ होता है भुर्ज का वृक्ष, लेकिन बुर्ज होम में जो चीज़ पाई गई है वो गर्ता आवास है, गड्ढे में घर या तलघरे। यूपी में जो साक्ष्य पाए गए हैं, एक फेमस जगह है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, जो कोल्डी हवा में जो साक्ष्य पाए गए हैं वो चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। कोल्डी हवा में जो साक्ष्य पाए गए वो चावल के साक्ष्य पाए गए। तो यूपी की कोल्डी हवा चावल के लिए, चावल के साक्ष्य पाए गए वहाँ से। जो बिहार है, यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए वो हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। हड्डी के जो उपकरण हैं वो बड़ी मात्रा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चिरान नामक जगह पर। दक्षिण भारत में कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर, ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर जो साक्ष्य पाए गए वो रागी नामक फसल के साक्ष्य पाए गए हैं।
ठीक है। तो पाकिस्तान का शुरू से देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पाए गए। पाकिस्तान में, कश्मीर में, यूपी में, बिहार में, दक्षिण भारत में। पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है वो कृषि के लिए साक्ष्य पाए गए हैं। कृषि में जो पाए गए गेहूँ, जौ, कपास, 3 साक्ष्य पाए गए हैं। 7000 BC के आसपास पाए गए हैं। मेहरगढ़ के अलावा भारत में जो साक्ष्य पाए गए हैं कृषि के, वो यूपी का लहुरादेव में पाए गए हैं। इसके बाद कश्मीर में 2 जगह हैं, गुफकराल और बुरजौम। गुफकराल अपने कुत्ते और मानव के शव दफन के लिए साक्ष्य पाए गए, जबकि बुरजौम में गर्ता आवास के साक्ष्य पाए गए। यूपी की कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य पाए गए। बिहार के चिरान में हड्डियों के उपकरण बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जबकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर, वहाँ पर रागी की फसल के साक्ष्य पाए गए। तो औजार देख लिए, भौगोलिक विस्तार देख लिया कि कहाँ कहाँ नवपाषाण कालीन में भौगोलिक विस्तार था। नेक्स्ट देखते हैं जीवन यापन। जीवन यापन कैसा करते थे, इनकी क्या विशेषता थी। तो सबसे मुख्य विशेषता थी कि इस समय में जो मानव था वो उत्पादक हो गया था। प्रापाषाण काल में आखेटक था, मध्य पाषाण काल में संग्राहक था, इस काल में उत्पादक हो गया। मतलब खाद्य पदार्थों को अब उत्पादन करने लगा, कृषि का ज्ञान हो गया है। हमने देखा था ना कि मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ जौ के, तो फसल को उगाने लगा है। इस काल में मानव उत्पादक हो गया है। दूसरा था कि इस काल में पहिए की खोज हो गई। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, पहिए की खोज और उत्पादक। इसके साथ साथ कृषि तो पता ही है, कृषि करने लगा, पशुपालन में भी विकास हो गया। पहले जो बर्तन बनते थे, मिट्टी के बर्तन, वो हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन इस टाइम में चाक का प्रयोग किया जाने लगा, चाक पर बर्तन बनने लगे। तो जो सबसे पहले जो कुम्हार की अभिव्यक्ति हुई वो इस टाइम में हुई। कुम्हार की जो अभिव्यक्ति हुई, कुंभकार की जो अभिव्यक्ति वो इस टाइम पे हुई, नवपाषाण काल में। तो इसकी 4 विशेषता होगी कि नवपाषाण काल में इस समय का मानव उत्पादक था, पहिए की खोज हो चुकी थी, कृषि का प्रयोग करने लगा था, पशुपालन अधिक विकास हो गया था, और जो बर्तनों को बनाने की विधि थी वो चाक पर उसने विकसित कर ली थी। तो इस तरीके से हमने पाषाण काल की तीनों स्टेजों के बारे में देख लिया है, समझ लिया है। पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल की हमने 3 स्टेज समझ लिए हैं, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की हमने एक विशेषता बताई थी, चकमक पत्थर का प्रयोग, और जो होमोसेपियंस है, बुद्धिजीवी मानव है, उसका उद्भव उस समय हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। आपको क्या करना है, जो तीनों काल हमने आपको पढ़ाए हैं उसको एक ही पेज पर इन्हीं तीनों पॉइंटों में, किसमें, औजार में, भौगोलिक विस्तार में और जीवन यापन और संस्कृति में, तीनों को एक ही पेज पर कंपेयर तुलनात्मक रूप से लिख लेना है, ताकि तीनों को एक ही नज़र में देख सकें, और तीनों में जो अंतर है और जो समानता है हम वो उसमें कर सकें। इसमें कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। जैसे कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल उसे संक्रमण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण काल। संक्रमण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल चूँकि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की स्टेज है, इसलिए इस अवस्था को मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में कुछ विशेषताएं पुरापाषाण काल की है और कुछ विशेषताएं उच्च नवपाषाण काल की हैं। जो ऊपरी मध्य पाषाण काल में है उसमें कुछ विशेषताएं नवपाषाण काल की आ जाती हैं, जबकि जो स्टार्टिंग का फेज है मध्य पाषाण काल का, उसमें कुछ विशेषताएं पुरापाषाण काल की हैं। जैसे पुरापाषाण के काल की क्या विशेषता है, शिकार वगैरह, आवारा घूमना, कंदमूल फलों का उपयोग करना, मतलब खाने के लिए यूज करना, कच्चा मांस खाना, ये ये पुरापाषाण काल की विशेषता है। ये विशेषता मध्य पाषाण काल में भी रहेगी, जब तक धीरे धीरे वो आग का उपयोग करना नहीं सीख लेगा। इसके बाद वो कुछ विशेषताएं बदलती जाती हैं, जैसे कि पशुपालन का प्रयोग, पशुपालन करने लगता है,
मध्य पाषाण काल की उच्च अवस्था में इस समय का मानव पशुपालन करने लगता है। चूँकि नवपाषाण काल की ये विशेषता है पशुपालन। इस तरीके से इस फेज़ को क्या कहा जाता है? संक्रमण फेज़ कहा जाता है। थोड़ी सी बात हम चित्रकला की बात कर लेते हैं। जो चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका से मिले हैं। जो चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, कर्नाटक आदि जगहों से मध्य पाषाणकालीन चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। तो इन जगहों से पाषाणकालीन चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। इन चित्रों में क्या प्रदर्शन हो रहा है? इन चित्रों में जो प्रदर्शन हो रहा है वो शिकार के चित्र हैं, नृत्य के चित्र हैं, सामूहिक जीवन से जुड़े हुए चित्र हैं, बाल जन्म के चित्र हैं, पालन पोषण के चित्र हैं, युद्ध के चित्र हैं आदि चित्र बनाए गए हैं। जो इसमें जो चित्रकारिता की गई है, चित्रकला जो बनाई गई है, उसमें जो उनका जीवन है उससे जुड़े हुए सभी चित्र बनाए गए हैं। मतलब जो चित्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यथार्थवादी हैं। किसी भी चित्र को परिष्कृत रूप में नहीं, जैसा उन लोगों का जीवन था उसी तरीके से उन्होंने चित्र शैलाश्रम में बनाए हैं। शैलाश्रय क्या है? शैल मतलब होता है शैल मतलब होता है पर्वत। पर्वतों के नीचे मतलब गुफाओं में जो आश्रय लिया, गुफाओं में वो रुके, वहाँ रुक कर फिर उन्होंने वो चित्र बनाए। तो जो इसलिए इनकी जो चित्रकला कहलाती है वो शैलाश्रय चित्रकला कहलाती है। तो जो अपने जीवन से जुड़े हुए चित्र थे वो इन्होंने बनाए। पाषाण काल की सबसे बड़ी कमी थी, नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। जो पाषाण काल की सबसे कमी थी या लाचारपन था, लाचारी थी, वो थी पत्थर के औजार। इनके पास पत्थर के औजार थे जिसके कारण वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं जा पाए। मैदानी क्षेत्र जो कि घने जंगलों से भरे पड़े थे, उन जंगलों को काटने के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता थी। पत्थर के औजार उन्हें नहीं काट सकते थे, जिसके कारण वह अपना विकास मैदानी क्षेत्रों की ओर नहीं कर पाए। इसलिए इनका जो निवास होता था वो पहाड़ी एरिया में होता था। पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास हुआ करता था, घाटियों में निवास हुआ करता था। इसी कारण जो कृषि में जो विकास हुआ वो उचित तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास लोहे के औजार नहीं थे, जिसके कारण कृषि में जो पैदावार हुआ करती थी वो सिर्फ आवश्यकता की ही पूर्ति करती थी। इनकी आवश्यकता की पूर्ति करने लायक ही कृषि में उत्पादन हुआ करता था, जिसके कारण अधिशेष नहीं बच पाता था। जितना भी उत्पादन होता था उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी, बाकी कुछ शेष नहीं बच पाता था, जिसके कारण जो सभ्यता का विकास होता है, जिसके मूल में उत्पादन का अधिशेष होता है, वो सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। लेकिन नवपाषाणकालीन जो स्थिति है वो किसी भी सभ्यता के विकास की प्रारंभ अवस्था है, यानी कि नवपाषाण काल सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हमने पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं देख ली, तीनों अवस्थाओं को एक स्ट्रक्चर वाइज में समझ लिया। इसके बाद जो पाषाण काल में जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे कि पाषाण काल के संबंध में किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चनों को हमारे इस जो अध्ययन है या जिस वीडियो के माध्यम से उसे हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है
तो इससे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, इसके कारण इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।